नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। इस लाइव में आज फिर हम बात करने वाले हैं अ, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और मुसलमानों की पॉलिटिक्स और जो हालात हैं उनको लेकर के। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एआईएम, आईएम जिस तरह से उभर कर सामने आ रही है, खास तौर से जिन जगहों पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन जगहों पर। इसके पीछे क्या कारण है? क्या हिंदुत्व की राजनीति जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तेजी से एआईएम अपनी जगह बनाता जा रहा है? क्या ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम, आईएम के मुखिया हैं, क्या उनका ग्राफ हिंदुत्व की राजनीति के ग्राफ के साथ ही बढ़ रहा है? और इस पूरे माहौल में क्या होना चाहिए? क्या विकल्प हैं? और किस तरह से रास्ता बन सकता है? किस तरह से जो इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज हैं, जिनको लेकर के इस समय ढेर सारे लोग उद्वेलित हैं, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? दरअसल हम इस पर इसलिए लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अपने देश की डेमोक्रेटिक जो एक ताना-बाना है, उस ताने-बाने में कहीं न कहीं जबरदस्त तरह से बदलाव आ रहा है। और जो एक संवैधानिक जो संविधान ने जो एक दायरा बनाया है, जो एक वैल्यूज़ निर्धारित की हैं, जो स्टेट के चलने का तरीका बनाया है, कहीं न कहीं उन तरीकों को संविधान का नाम लेकर के ही उन तरीकों का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी देश का विकास, किसी भी समाज का विकास, वहाँ के लोगों में जब एका होती है, वहाँ के लोग एक साथ मिल कर के चलते हैं, वहाँ के लोगों के बीच वैमनस्य नहीं होता है और सब बराबर, अगर समाज में सबको बराबरी का अधिकार होता है, सिर्फ कागज पर नहीं, वास्तविकता में, तो फिर वो समाज आगे बढ़ता है, नहीं तो समाज पिछड़ जाता है। इसके दुनिया भर में ढेरों उदाहरण हैं। आप अगर हाल के उसमें पाकिस्तान उसका उदाहरण है। आप लीबिया, सीरिया, ढेर सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। आप यूरोप में देखें तो इटली और जर्मनी बहुत बड़े उदाहरण हैं। दूसरे देशों में देखें, अगर आप अफ्रीका में जाएं तो ढेर सारे देश हैं वहां पर, जहां पर इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। और सिर्फ पैसा होने से कोई भी समाज विकसित समाज नहीं कहलाता है। अगर ऐसा होता तो यूएई दुनिया का सबसे विकसित देश होता, ब्रुनेई सबसे विकसित देश माना जाता। अगर ऐसा होता तो ढेर सारे ओमान, कुवैत, ये सारे देश दुनिया में प्रतिष्ठित होते और इनको सब लोग फॉलो कर रहे होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म के उस पर चलने वाले, किसी सेक्ट को लेकर के चलने वाले और उनका आधिपत्य स्थापित करने वाले समाज कभी विकसित समाज या अच्छे समाज नहीं कहे जाते। अपना देश जिस दुराहे पे आज खड़ा है या जिस चौराहे पर खड़ा है, अपना समाज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां पर ये सारे सवाल बहुत ज्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पर लगातार बात कर रहा हूं। भले ही वो बहाना एआईएम का बढ़ना हो, वो बहाना हिंदुत्व की राजनीति हो, वो बहाना सेकुलरिज्म हो, लेकिन इन सब के सहारे मैं इन सब पर बात करने की कोशिश करता हूं। तो बात आगे बढ़ाऊं और मैं जो जो आज का हमने वो रखा है कि तो इस पर मैं बात शुरू करूं, उससे पहले आप लोगों से ये अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, तो इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें।
और इसे व्हाट्सएप पर जिन ग्रुप्स में आप हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें इसके लिंक को फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनब्रेकिंग को आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमको ताकत मिलेगी और हम ज़्यादा अच्छे तरह से ये बात कर पाएँगे। तो एक तो ये, दूसरा आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमको है और वो सपोर्ट जो मिलेगा वो अ, वो सपोर्ट हमें आप भेज सकते हैं। हम यूपीआई यहाँ पर पोस्ट कर दे रहे हैं। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनको हमारी बात अच्छी लगती है, वो सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ये मैंने चैट बॉक्स में भी ये लिंक हमने डाल दिया है, इसको पिन भी कर दिया है, तो सबसे पहले ये लिंक आपको दिख जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो चर्चाएँ हैं, उन चर्चाओं को लगातार जारी रखा जाए। वो तभी हो सकता है जब आप सबका सपोर्ट और समर्थन हमको मिलेगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। लगातार देश में जैसे इस चैनल पर भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, देश में भी लगातार इस पर बात हो रही है कि मुस्लिम समुदाय और खास तौर पर जो हैदराबाद की पार्टी है एआईएम आईएम में अपना अपना विश्वास क्यों जताते हुए दिखाई दे रहा है। ये इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये विश्वास जताना, इससे क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर किसी दिन अलग बात करेंगे। लेकिन सवाल ये, अगर आप पिछले 1947 के बाद से, जब से देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद से देखें तो मुस्लिम समुदाय ने अपने जो एक धर्म आधारित जो पार्टियां रही हैं, जो नेता रहे हैं मुस्लिम समुदाय के, वो चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, वो चाहे और भी कई सारे, जैसे बनातवाला एक बड़े नेता रहे, सैयद शहाबुद्दीन बीच में आए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, जिसमें ढेर सारे और तमाम रिटोरिक हुए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने कभी इन नेताओं पर आंख बंद करके अपना भरोसा नहीं जताया। उन्हें जो अपना भविष्य दिखाई दिया, वो जवाहरलाल नेहरू, वो इंदिरा गांधी, वो वीपी सिंह, और बाद में आए तो जनता दल दूसरे, या कम्युनिस्ट पार्टियां, ज्योति बसु, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सब लोगों में उन लोगों ने अपना भविष्य देखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। और कभी इनके मुकाबले किसी कम्युनल पार्टी को या किसी धर्म आधारित जो नेता हैं, जो इमोशनल बातें करते हैं, उनको कभी समर्थन नहीं मिल पाया। ये एक बहुत अच्छी बात रही। लेकिन इसके एवज में मिला क्या? क्या जो बेसिक नेसेसिटीज जो मिलनी चाहिए, जो एक जो सबका सबका अधिकार है डेमोक्रेसी में, क्योंकि सारे लोग टैक्स देते हैं, सारे लोग वोट करते हैं, सारे लोग, और वोट करने के बाद जो चुन करके आता है, वो सारे लोगों का नेता होता है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सब आ, हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का ध्यान रखे, हर समुदाय का ध्यान रखे, हर जाति का ध्यान रखे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता क्या रहा, इन पार्टियों ने, जो अपने को सेकुलर कहती रही, इन पार्टियों ने लगातार ये भय दिखा करके, ये इमोशनल कार्ड खेल करके, और कि हम रक्षा करेंगे, हम आपके जो आपके इश्यूज हैं, आपकी जो चीजें हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, और इस दिशा में लगातार बढ़ते रहे, लेकिन फॉर ग्रांटेड लिया।
और एक स्थिति ये आ गई जब लोगों को ये लगने लगा, इन नेताओं को, कि भाई मुस्लिम समुदाय के पास ऑप्शन क्या है, ये तो हमारे पास ही आएंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे ये धारणा बलवती होती गई सेकुलर पार्टियों के बीच में कि ये लोग तो हमें ही वोट करेंगे और दूसरा है कौन। और होता भी ये रहा, ये माना जाता रहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम समुदाय टैक्टिकल वोटिंग करता है। तो ये टैक्टिकल वोटिंग होती रही, जैसे बिहार में एमवाई समीकरण, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक समय में माने जाते थे कि भाई उनको जो सेकुलर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जो लोग हैं, जो सेकुलर पॉलिटिक्स का मजाक बनाते हैं, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार के जो संगठन है, वो सब मौलाना मुलायम कहने लगे। और मुलायम सिंह यादव इसमें अपनी अच्छाई समझते रहे, और मौलाना मुलायम की वजह से उनका एक छवि बनी और उस छवि का वो फायदा लेते रहे। लेकिन काम कुछ नहीं किया। काम करने का मतलब मंदिर मस्जिद नहीं है। काम करने का मतलब ये है, जो कल भी मैं बात कर रहा था, कि भाई एजुकेशन पर क्या काम हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज में क्या काम हुआ, उनका जो जीवन स्तर है मुस्लिम समुदाय का, मेजॉरिटी लोगों का, उसमें क्या काम हुआ। ये सब कोई काम किसी ने नहीं किया। कि ये डर और पैदा किया गया कि ये आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब धीरे धीरे जब एक्सट्रीम पे चीजें जाने लगी कि भाई काम तो करना नहीं है, तो सिर्फ रेटोरिक्स शुरू हुए और सांकेतिक काम शुरू हो गए। जैसे कल मैं बता रहा था शाहबानो, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्य स्तर पर जो इन पार्टियों ने किए। और इससे जो क्लेरिक्स थे, यानी जो धार्मिक लीडर्स मुस्लिम समुदाय के, उन सब लोगों ने बढ़ चढ़ के फीट थपथपाई कि भाई वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। और वो टोपी पहनाना और वो जो साफा होता है, गमछा होता है, वो सब देना और वो पहन के जाना और इफ्तार दावतें करना, इन्हीं सब से ये सब कहने की कोशिशें, ये सब बताने की कोशिशें होने लगी कि साहब हम देखिए ये सब तो इतना कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो ये सब होता है। अब जैसे आप देखें कि 2013 के बाद से जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही साफ तौर पर, उससे पहले भी उसकी राजनीति थी, लेकिन पहले ये था कि एक एक कहीं पर्देदारी थी, कहीं संविधान की बात भी होती थी और संविधान का एक आदर भी किया जाता था। सिर्फ बात होनी नहीं, बातों में आदर नहीं, आदर किया जाता था। राजधर्म की बात कही जाती थी कि राजधर्म निभाना चाहिए, राजधर्म निभाने में चूक हो गई। और राजधर्म का मतलब कि भाई सारे जो जनता है, सारे लोग जो देश के हैं, वो बराबर हैं, उनको न्याय सबको बराबरी से मिलना चाहिए, किसी का नाम देख करके और सरनेम देख करके नहीं। लेकिन ये सब चीजें नई लीडरशिप आने के साथ, अगली पीढ़ी की जो लीडरशिप आई, अटल आडवाणी जोशी के बाद वाली, उसने इसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट एक राज्य में कर चुके थे और वो एक सफल एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब बातें, नतमस्तक होना, सारी चीजें करना, संविधान की बात करना, लेकिन काम में कुछ भी ऐसा नहीं करना जो जो वैल्यूज अभी तक चली आती रही थी, उन वैल्यूज के अनुरूप। ये होता रहा। 2014 के चुनाव में पार्टी जीती, जबरदस्त तरीके से जीती। हालांकि उस समय जो इशू था, वो इशू भ्रष्टाचार का था, वो इशू रोजगार का था, वो इशू विकास का था। ऐसे, और साथ में ये भी कहा गया उस समय कि मुसलमानों को मूर्ख बना के रखा गया, इन पार्टियों ने रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा था।
कि इन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की है, सिर्फ दिखावे के काम किए हैं, इनको डराते रहे। यहां तक बात सही थी। और इसके चलते और साथ में तुष्टीकरण की बात वो करते रहे। तो ये बातें तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही बात कह रहा हूं। और कोई भी सेन या कोई जो तर्क संगत तरीके से सोचता होगा, जमीनी हकीकतों को जानता होगा और जो पॉलिटिक्स को समझता होगा, वो यही बात कहेगा कि भाई सिर्फ नारेबाजी हुई, डराया गया और डरा के वोट ले लिया गया कि भाई हम ही हैं, हम ही आपको सब करेंगे। खैर, ये अनंत काल तक नहीं चल सकता था। तो 2014 में जो पार्टी, जो लीडरशिप आई, उस लीडरशिप ने गुजरात में ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे और उसे पता था कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे हम, पहले ये माना जाता था कि बिना मुस्लिम वोट्स के सपोर्ट के कोई केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे गलत साबित किया। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुसलमानों का वोट भी नहीं मांगती है और वो कहती हम तो इनके बिना ही मान के चलती, ये वोट हमारा है ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या रास्ता बचता है? और यही वो वजह हुई जब साफ खेल खेला जाने लगा। तो ये जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, जो मुस्लिम हितों की झंडाबरदार अपने को कहती रहीं, इन पार्टियों से मोहभंग होने लगा। क्योंकि ये पार्टियां, एक तरफ तो उनको डर था क्योंकि अभी तक खुल करके मुस्लिम विरोध और खुल करके हिंदुत्व की बात नहीं की जाती रही थी। आडवाणी जी भी, जब आडवाणी जी सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति के, वो भी अपने अंत समय में आते आते सेकुलरिज्म की बात करने लगे थे। क्योंकि वो जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी कहीं ना कहीं नेहरू युग में पली बढ़ी थी, उसकी जो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग थी उस युग की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी अपब्रिंगिंग कांग्रेस वाली थी, कांग्रेस वाली नहीं थी, लेकिन वो जो माहौल उस समय का था, उस माहौल की अपब्रिंगिंग थी। उस माहौल में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज साफ साफ दिखाई देती थी। जैसे 1962 के डिबैकल के बाद, चीन से लड़ाई हारने के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में अपने को प्रस्तुत किया, सब सवालों का सामना किया, पूरे समय वहां बैठे रहते थे और जवाब देते थे। लेकिन आज की लीडरशिप ऐसा नहीं करती। आज की लीडरशिप लोकसभा में जाती ही नहीं है, एक दिन दो दिन इन पर बात ही नहीं होती। कह दिया जाता है इससे देशहित प्रभावित होता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ये अंतर एक जो उस समय की और वो लीडरशिप अब साइडलाइन हो गई, जो पहले वाली लीडरशिप थी। नई लीडरशिप जो आई, वो इंदिरा गांधी के समय, उसने इंदिरा गांधी का समय देखा है, उसने अथॉरिटेरियन समय देखा है, उस समय उसकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग हुई है। और आडवाणी जी का समय देखा है बाद में। तो क्या हुआ कि जब खुला मामला होने लगा, तो और ये पार्टियां उन हितों की रक्षा नहीं कर पाई। आप पिछले दिनों देखें, और जो मुस्लिम लीडर्स थे पहले के, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स थे, वो सब कहते थे 3 तलाक कभी नहीं हट सकता। वो सब कहते थे बाबरी मस्जिद यहीं बनेगी, कोई इसको छू नहीं सकता। ये सारे रिटोरिक्स चलते थे, लेकिन वो सब एक एक करके खत्म हो गया। इसमें दो तीन चीजें और देखने लायक है। वो ये कि जो भी गलत प्रथाएं होती हैं, उन प्रथाओं के खिलाफ बात करने की जगह लोगों को एक इमोशनल उसमें कि भाई खतरे में हो तुम, तो इसलिए आपकी जो भी प्रथाएं हैं
उन प्रथाओं पर हमला हो रहा है, उन प्रथाओं को जारी रखने में ही आपकी सुरक्षा है। ये लॉजिक कहा नहीं जाता था, लेकिन कम्युनिकेट यही किया जाता। और अपनी आइडेंटिटी एक मुस्लिम के तौर पर, मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर बनाए रखने के लिए फालतू के विवाद भी खड़े किए जाते हैं। इसके चलते और सबसे खास बात ये रही कि कम्युनिटी ने कभी ऐसे लीडर्स को